करते हैं अपन। यहां पर देखना कल कुछ रह गया था, एक तो रह गया था एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स जिसको अपन बोलते हैं सहसंजक बल, और एक होता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स को बोलते हैं असंजक बल। अरे भाई कुछ नहीं है, देखिए सहसंजक बल क्या है, नाम से स्पष्ट है, सहसंजक, सह का मतलब सेम, असंजक मतलब अलग, किन्हीं भी दो सेम एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल के बीच में, किन्हीं भी दो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, सहसंजक बल कहलाता है। यानी कि एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल हो, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच बल क्या कहलाता भाई, ये कहलाता है एडेसिव। सॉरी इन इंग्लिश अलग लिख दी भाई, इसको चेंज करना। सहसंजक बल जो होता है वो कोहेसिव होता है, और असंजक जो होता है वो एडेसिव होता है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा चेंज कर लेना। कोहेसिव फोर्स सहसंजक बल है, और एडेसिव फोर्स, ये ठीक हो गया, ठीक है, एडेसिव। देखिए सहसंजक एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में, जैसे कि मान के चलो आप एक बात बताओ भी, पानी जो होता है, पानी के अंदर क्या मिलाओ आप, पानी मिलाओ, इकट्ठा हो जाता है वो, हो जाते हैं किस फोर्स की वजह से इकट्ठा हो जाता है, कोएसिव फोर्स की वजह से। पानी में दूध मिला दो, ये भी इकट्ठा हो जाएगा। ये नहीं कि अगर किन्हीं भी एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं पर मिल रहे हैं, इसका मतलब वो कैसा फोर्स है भी, कोएसिव फोर्स। अगर इसी जगह पर दो अलग प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, दो अलग अणु हैं, दो अलग प्रकार के अणु हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, एडेसिव। जैसे कि ये मार्कर है, ये बोर्ड है, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, यो भी अलग है, यो भी अलग है, तो दो अलग प्रकार के हैं, तो किस प्रकार का फोर्स होगा, एडेसिव फोर्स होगा। मैं फिर कह रहा हूं, उधर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, इधर दो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल होंगे। इसका सबसे बेस्ट जर्नल लाइफ में एग्जांपल है, ये कपड़ा गिल्ले कैसे होते हैं भी, अगर मैं कपड़े के ऊपर पानी डाल लूं और ये गिल्ला कैसे हो जाएगा, क्या कोएसिव फोर्स की वजह से होगा, नहीं, ये किसकी वजह से होगा, एडेसिव फोर्स की वजह से। यानी कि कहीं पर भी दो अलग अलग टाइप के चीजें हैं और वो आपस में जुड़ रही हैं, तो आप उसमें किसको ठोक देना, एडेसिव को। और कहीं पर भी सेम चीज की चीजें जुड़ रही हैं, उसमें क्या ठोक देना, मेरे हिसाब से इससे आसान चीज कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, एक चीज जरूर किया करो, हालांकि मैं नोट्स भी दे सकता हूं, नोट्स दे भी दूंगा, एंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे तरीके से दे दूंगा, लेकिन आप कोशिश किया करो अपने खुद के नोट्स जरूर बनाएं भी। जितने भी स्टूडेंट हैं सब अपने अपने नोट्स जरूर बना के आया करो भाई, और कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी किया करो। जैसे कि मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, न्यूमेरिकल वगैरह मैं करवाता नहीं हूँ ज़्यादा, बस टाइप बता देता हूँ, आप इस ऐसे कर लेना। उसका रीज़न ये है कि सभी स्टूडेंट साइंस साइड के नहीं है, हम यहाँ पर न्यूमेरिकल करने लगे यही बहुत मुश्किल लगता है कई स्टूडेंट्स को, तो और भी मुश्किल करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आप देखते भी होगे नॉर्मली बहुत कम स्टूडेंट बच जाते हैं, दो तीन क्लासेज ऐसी होती हैं, जैसे कि साइंस की क्लास, जैसे कि इंग्लिश की क्लास। हालांकि ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ें हैं, इंग्लिश भी सीखना अच्छी बात है और साइंस भी सीखना अच्छी बात है, लेकिन नहीं लगता मन तो भाई नहीं लगता, क्या करें। ठीक है, इधर देखना, इधर आ जाते हैं अपन, हीट एंड टेम्परेचर पर अपन करेंगे, सारा का सारा देखेंगे भाई। इसको हटा दूं भाई, देखना भी इधर, हीट एंड टेम्परेचर। देखिए सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है, उष्मा क्या होता है और तापमान क्या होता है। अरे भाई मैं किसी चीज को समझाऊंगा पहले आपको ये तो पता होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो हीट एंड टेम्परेचर को सेम मानते हैं, हीट को भी वही मानते हैं और टेम्परेचर को भी वही मानते हैं। मेरे को ये बताओ हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, नहीं पता होगा। नॉर्मली हम जानते हैं तो हैं जी ये टेम्परेचर है जी, ये हीट है। बहुत से स्टूडेंट तो यही कह रहे होंगे सर ये तो दोनों एक ही चीज है, ये तो दोनों क्या है, एक ही चीज है। ऐसा नहीं है भाई, देखिए हीट एंड टेम्परेचर में ठंडा या गर्म का, किसका भी, कोल्ड एंड हॉट का एहसास, किसी भी ठंडा या गर्म का अगर आपको एहसास हो रहा है, बस इतना पता चल रहा है कि जैसे मैं इस
बेंच के ऊपर हाथ लगाता हूँ और मेरे को पता चलता है ये कोल्ड है, या किसी चीज के ऊपर मैं हाथ लगाता हूँ मेरे को पता चलता है ये गर्म है, बस ये एहसास पता करना, मैं क्या कहूंगा अभी ये ईट है, ये क्या कहूंगा मैं भी ईट है। और ये इस एहसास की वैल्यू, इस ईट की क्या बेटा क्या कहूंगा मैं, ईट की वैल्यू क्या कहूंगा बेटा, ईट का मान कितना ठंडा है, क्या वर्ड लगा दिया मैंने आपके आगे, कितना ठंडा है। भाई अगर मैं इस बात का भी पता कर लूं कि ये इतना ठंडा है तो मैं क्या कहूंगा, वो मैं कहता हूं गर्म है कोई चीज, तो कहोगे सर ये तो हीट बता दिया आपने, लेकिन मैं कहूंगा कि 10 डिग्री सेल्सियस गर्म है, मतलब मैंने उसका मान बता दिया, तो वो क्या हो गया अभी, तापमान हो। मेरे हिसाब से इससे बेसिक चीज कुछ नहीं होगी भी, अगर किसी भी चीज को आप केवल एहसास कर रहे हो वो क्या है, हीट है। अगर आप किसी भी चीज का वैल्यू बता रहे हो तो वो क्या है बेटा, टेम्परेचर है। ये एक एनर्जी है, ये क्या बेटा एक एनर्जी है, ये एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा का क्या है, मान है, ऊर्जा का वैल्यू है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अगर मैं बात करूं हीट की, हीट की जो यूनिट जो होती है क्या होती है, और अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, जल्दी बताएं भी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा किसकी भी, हीट की। हीट की यूनिट क्या होती है, हीट की, टेम्परेचर की तो पता होगा भाई। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ठीक है। और भी बहुत सी मतलब और भी यूनिट होती हैं, लेकिन मेनली कौन सी होती है, ये 3 होती हैं। और इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो मैं कौन होती है, केल्विन। लेकिन ये तो एक एनर्जी है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, जूल हो जाएगी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हो, आपसे पूछता है उष्मा की एसआई यूनिट क्या है, और आप क्या कर देते हो उसमें केल्विन कर देते हो, क्योंकि आप उष्मा को और तापमान को क्या पढ़ते हो, सेम पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, सेम पढ़ते हो। इधर मैं टेम्परेचर को खत्म कर देता हूं 1 मिनट में, हीट को खत्म करना 1 मिनट का काम नहीं है, हीट बहुत ज्यादा चलेगी, क्योंकि हम हीट का ट्रांसमिशन भी पढ़ेंगे, हीट बनती कैसे यही पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के रूल भी पढ़ेंगे, किरचॉफ्स के नियम भी पढ़ेंगे, न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग भी पढ़ेंगे। कोई चीज ठंडी कैसे होती है, कोई चीज गर्म कैसे होती है, चाय आप रख देते हो तो वो ठंडी कैसे हो जाती है, ये सारे के सारी चीजें जो हैं वो प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले मैं टेम्परेचर को कंप्लीट कर देता हूं। देखिए मेनली टेम्परेचर की कितनी यूनिट होती हैं, 3 यूनिट होती है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं कहूं कि जैसे कि मैं कहता हूं मनुष्य का तापमान, मनुष्य का तापमान, अब हमें दिक्कत ये होती है कि हमें एक वैल्यू तो पता होती है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है जी, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, फ़ारेनहाइट में भी पूछ लेता है और केल्विन में भी पूछ लेता है। तो इस टाइम पर हम क्या करें भाई, इस टाइम पर हम क्या करें, क्या सभी वैल्यूज को रटें, नहीं भी। एक टेम्परेचर यूनिट चेंज करने का फार्मूला है, क्या चेंज करने का, टेम्परेचर यूनिट चेंजिंग फार्मूला, ऐसे लिखेंगे इसको, फार्मूला चेंज फार्मूला है। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको किसी भी चीज को रटना नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस बाई 5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस बाई 5 फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 9 बराबर केल्विन माइनस 273 बाई 5। सुनना भाई, डिग्री सेल्सियस बाई 5, डिग्री सेल्सियस बाई 5, इसको हटाई देते हैं, डिग्री सेल्सियस बाई 5 फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 9 केल्विन माइनस 273 बाई 5। आप कहोगे कि सर ये क्या बता दिया, मैंने कहा कि कोई डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको दे दे, आपको जितनी भी वैल्यू याद करनी, किस में याद करनी है, डिग्री सेल्सियस में। कुछ चीजें हैं जिनकी वैल्यू याद रख लो, जैसे मनुष्य के तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करूं लोहे का,
लोहे का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1536 डिग्री सेल्सियस, 1536 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही पारा, पारा जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल दारू, -114 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब आपको कई बार है ना पूछ लिए जाते हैं कि पानी जो होता है कितने पॉइंट पर जमता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जमना या पिघलना। मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सेम होते हैं, ये मैं केमिस्ट्री में आपको सिखाऊंगा। एक बात याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज सेम, हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब भाई यहाँ पर एक गड़बड़ होगी, बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। 1 मिनट के लिए मैं 3 पॉइंट है उनको डिस्कस ही कर देता हूं। ठीक है, इधर आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। 1 मिनट रुकना। 3 चीज होती है, एक तो होता है एमपी, एक होता है एफपी और एक क्या होता है अभी? बीपी। ठीक है, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, गलनांक बिंदु। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब भी कवंथ नांक बिंदु। और एक होता भी बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब इमांक बिंदु, इमांक बिंदु। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कवंथ नांक बिंदु। क्या होते हैं भी ये बिंदु, वो सुनना भी। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को पता होगा लेकिन बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होगी हुई कोई चीज। मेल्ट का मतलब क्या है? अभी कोई चीज जमी हुई थी और जमी हुई वो क्या होगी? पिघल गई। यानी कि वो चीज किसमें थी? सॉलिड में थी और किसमें चली गई? लिक्विड में चली गई। क्या मैं कह सकता हूं वह ताप, वह ताप जिस पर कोई वस्तु, वस्तु कहां से भी? ठोस से द्रव हो जाए। अरे भाई ऐसा ही तो कह रहा हूं, मैं एक पॉइंट बना रहा हूं। यहां पर मैं ठोस लिख रहा हूं, यहां पर मैं द्रव लिख रहा हूं और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? गैस लिख रहा हूं। अगर कोई वस्तु ठोस से किसमें चली जाए? द्रव में। देखिए एक चीज होता है पानी, पानी तीनों फॉर्म में आ जाता है। कैसे? ये पिघल जाएगा तो द्रव में, जम जाएगा तो बर्फ, और मतलब उबल जाएगा तो भाप गैस में। ये सॉलिड में भी, गैस में भी और लिक्विड में भी, तीनों फॉर्म में आ जाता है। ये क्वेश्चन आता है तीनों फॉर्म में इजीली कौन आ जाता है? पानी। तो आप याद रखो कोई ठोस है चीज यानी कि बर्फ है, पिघल के क्या बन गई? पानी। और इस जिस तापमान पर यह फेनोमेना घटित हुई, जिस टेम्परेचर पर बर्फ किस में चली गई? द्रव में, उसको अपन क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फिर सुनना, वह तापमान जिस पर कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदल जाए उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल पानी को ही ले लेता हूं। पानी जो होता है ये फेनोमेना कहां पर घटित होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी मेल्ट होता है। लोहा 1536 पर होता है। लोहा किस पे होता है बेटा? 1536 पर। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर। दारू -114 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इधर देखना फ्रीजिंग। एक बात देखो बेटा, कोई चीज ठोस से किस में गई थी, वही चीज द्रव से किस में आएगी? उल्टा प्रोसेस। किसका उल्टा प्रोसेस? मेल्ट का। वह तापमान जिस पर कोई वस्तु किससे बेटा? द्रव से किस में आ जाए? ठोस में आ जाए, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? उस बिंदु को क्या कहेंगे? उस बिंदु को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। 1 मिनट सोच के देखो बेटा, जो चीज जहां पर पिघलेगी वहीं पर तो जमेगी। अरे भाई जो चीज जहां पर पिघलेगी वहीं पर तो जमेगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था एमपी बराबर होता है किसके भी? सॉरी, एमपी बराबर होता है एफपी के। यानी कि गलनांक बिंदु हमेशा किसके बराबर होता है? इमांक बिंदु के। अब क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं बच्चे? गलनांक बिंदु तो याद कर लेते हैं, बट एग्जामिनर कई बार इमांक बिंदु दे देता है। इसका इमांक बिंदु क्या होगा? वो सोचते पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो गलनांक बिंदु होगा वही क्या होगा? इमांक बिंदु होगा। भाई जहां पर कोई चीज पिघलेगी वहीं पर वो चीज क्या होगी भाई? जमेगी। बट ये वाला पॉइंट अलग होगा भाई।
ये वाला पॉइंट अलग होगा भाई, बीपी बराबर नहीं होगा। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बराबर होंगे लेकिन बीपी बराबर नहीं होगा। बीपी क्या है? वह ताप जिस पर कोई वस्तु द्रव से किसमें चली जाए, भाप बन जाए, द्रव से किसमें चली जाए, गैस में। अब ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। सोच कर देखो भाई, बर्फ पिघल तो जाएगी, थोड़ा अगर आप नॉर्मली बाहर रख दोगे तो भी पिघल जाएगी, लेकिन वो पानी उड़ेगा कब? जब आप बहुत देर तक बर्नर जलाए रखोगे तब जाके उड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो मैं पानी के लिए ही ले लेता हूं। पानी का जो बीपी जो होता है वो कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं डिग्री सेल्सियस में वैल्यू लिख रहा हूं सारी, लेकिन इसको मैं कन्वर्ट करवा दूंगा सभी में मैं उस फॉर्मूले के थ्रू। ये आपको बीच में मैंने समझाना पड़ गया, इसीलिए आप लिख सकते हो सभी की। लोहा जो होता है 2600 कुछ 2659 के करीब, इसको देख लेना भाई, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को ध्यान में नहीं आ रही, ठीक है। इतना होता है इनका। पाराजा होता है वो 356 होता है, 356 डिग्री सेल्सियस। और अल्कोहल जो होती है, अल्कोहल जो होती है वो 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट लिखवाए भाई, ठीक है। एक तो ये 1536 और एक ये 2659 है। वैसे तो एग्जाम में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ऑप्शन नियर बाय मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप वैसे एग्जैक्ट वैल्यू इन चीजों की मैं ही चेक कर दूंगा और आपको बता दूंगा, ठीक है। हो सकता है ये ठीक ही हो, लेकिन फिर भी मैं आपका एक भी पर्सन जो है ऐसा नहीं हो भी कोई गलत हो जाए, क्योंकि वैल्यूज होती हैं ध्यान में से उतर जाती हैं। क्या भाई? हाँ बोलो बोलो। हाँ अलग ही होंगे, ये तो दिख रहा है भाई। कोई चीज बॉईल तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर होगी, लेकिन मेल्ट तो थोड़े ही टेम्परेचर पे हो जाएगी। अरे हम नॉर्मली कहते हैं आइसक्रीम लेते हैं गर्मियों में, ये लड़कियां तो खास कर लेती हैं कि मेरी आइसक्रीम मेल्ट हो गई। मेल्ट का मतलब पिघल गई, पिघलने का मतलब वो ठोस से किसमें चली गई, द्रव में चली गई। वो तो थोड़ा ही टेम्परेचर चाहिए उसके लिए तो, लेकिन बॉईल करने के लिए, चाय बनाने के लिए तो बिना गैस काम नहीं चलेगा भाई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं क्लियर? मैं आपको क्या समझा रहा था उसके ऊपर आ जाओ। मैं ये समझा रहा था आपको कि डिग्री ये, अब हमें वैल्यू किसमें पता चल गई, लेकिन अब ऐसा तो है कौन भाई सारी ये वैल्यू हम रटांगे नहीं। आपको केवल डिग्री सेल्सियस में 4-5 वैल्यू याद करनी है, ध्यान में रखनी है, और सारी की सारी किसमें कन्वर्ट करके देख लेनी है, किसमें कन्वर्ट करके देखनी है। फॉर एग्जाम्पल करके दिखाओ। 38 लो भाई, 1538 में कह रहा था इतना ही लगभग पाएगा। 3000 नहीं होगा, नहीं होगा। 2600 कुछ मिलेगा, ये तो गारंटी है, 2600-2700, ठीक है। ये ठीक है, ये आपकी बात ठीक है। 1538 ये मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। 2600-2700 के करीब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको एनसीईआरटी का डेटा दे दूंगा, ठीक है, बता दूंगा आपको क्या कुछ होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो भाई, मैं कहता हूं कि डिग्री सेल्सियस से मेरे को फ़ारेनहाइट पे आना है। मान के चलो मनुष्य का टेम्परेचर जो होता है जो है वो फ़ारेनहाइट में पूछ रखा है। अब क्या करोगे, रटोगे नहीं, वैल्यू रखो, इसको भूल जाओ। डिग्री सेल्सियस याद रखना है तो केल्विन में, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, इसको भूल जाओ। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बाई फ़ारेनहाइट -32/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 की करोगे 63, 3 7 3 33, 333, ठीक है के आयो होगा, ठीक है। 5f - 016 160, 5f - 160, यही तो होगा। 160 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 3 9 4 493, ये 5f है बराबर। अब 5f को किसके 493 के नीचे लाओगे, 5 9 45, 4 3 5 8 40, 3 5 6 98.6 फ़ारेनहाइट आ गया भाई। यो क्या आ गया भाई, फ़ारेनहाइट। ऐसे तो मेरे हिसाब से आप भूल भी जाओ। हाँ हो सकता है कैलकुलेशन मैंने जल्दी कर दिया, आप आराम से कर लेना इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके कर लेना भाई, ठीक है। वैसे आप मैथ पढ़ते हो, इतना तो मतलब आपको कैलकुलेशन जो है इतनी तो स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये इसको करोगे तो ये आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
इसी को चेंज करके दिखाओ केल्विन में, जल्दी करो, ठीक है, जल्दी करो। केल्विन में क्या वैल्यू होगी? वैसे तो हम याद ही रखते हैं, ओमन की तो याद ही रखते हैं भाई कि 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट रेट, ठीक है, 310 केल्विन। याद को नहीं रखनी है आपने, उसके एग्जाम में भूल जाओ आप, हो सके किसी और की वैल्यू पूछ ले। आज तक तो आपको क्या पूछ रहा था? मनुष्य की, कली को लोहे की पूछ ले तो याद नहीं रखनी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको निकालनी है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? बोलो भी। देखो इसको भूल जाओ, अब इसको याद रखो। मेरे को पता नीचे का नीचे से कट जाएगा। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 37। ये 273 उधर आएगा तो प्लस में 37 प्लस में 273, खेल खत्म। एक क्वेश्चन दो अच्छा सा, रटा हुआ मत करना। मेरे को पता आपने उसका आंसर पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मूले से आप करो, क्योंकि आज तो मैंने ये बोला, क्या पता कल को कुछ और क्वेश्चन आ जाए। देखो क्वेश्चन लिखो, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट रेट बराबर होंगे? किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट रेट बराबर होंगे? अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आपको इस फॉर्मूले से करना है। डिग्री सेल्सियस बाई 5 बराबर फ़ारेनहाइट रेट -32/9 बराबर केल्विन -273/5। इसी से करना है। उसका रीजन क्यों दे रहा हूं? इसका आंसर मेरे को पता है कितना, -40 है, क्योंकि ये एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन आ लिया कि बच्चों को रटा हुआ है। कली को डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट रेट ना पूछ के डिग्री सेल्सियस केल्विन पूछ ले तो, अरे तो क्या करोगे? ये तो नहीं रट रखा आपने, रट रखा है। इसीलिए मैं कहता हूं इस फॉर्मूले से करो। आप मैथ तो करते हो, अरे करते हो या नहीं करते हो, तो फॉर्मूले से करो। कली को फ़ारेनहाइट रेट और केल्विन कहां पर बराबर होते ये पूछ ले तो हो गया होगा सबका लगभग फॉर्मूले से। अरे कुछ नहीं करना, दोनों को बराबर मानना है। दोनों को बराबर मानने के लिए मैं मान लेता हूं इसको भी x मान लेता हूं और इसको भी क्या मान लेता हूं, x। अरे इसीलिए बराबर तभी तो होंगे जब दोनों को क्या मान लोगे, सेम। डिग्री सेल्सियस की बजाय x, फ़ारेनहाइट रेट की बजाय x, खेल खत्म, क्वेश्चन हो गया। करो 9x 5x माइनस 160, इधर आएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 160, x इज इक्वल टू -40। यहां पर ये दोनों बराबर होंगे। क्यों किया फॉर्मूले से जब मेरे को आंसर ही पता था? मैंने इसलिए किया क्योंकि आज तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, कल इसका और इसका पूछ ले तो इनको x मान लियो, इसका और इसका पूछ ले तो इनको x मान लियो। कहने का मतलब हमें किसी भी चीज को रटना, बोलो हाँ या ना, क्लियर? यहां पर चलिए, तापमान में 2-3 चीज और रहती हैं, वो और मैं बता देता हूं, कर लोगे ना क्लियर? आप एक काम करो, जल्दी करो, फिर मैं बताता हूं। 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट रेट में कितना होगा और केल्विन में कितना होगा, जल्दी बताओ। जल्दी करो भाई। 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट रेट में कितना होगा और डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, जल्दी करो भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर करेंगे। ये बताओ भाई जल्दी, उसका आंसर आ गया होगा। फ़ारेनहाइट रेट कितना, 212, ले लिख देता हूं। केल्विन में 373। भाई ये चीज जिसका आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, जिसका ये आंसर नहीं है वो थोड़ा अच्छे से मैथ करो। कुछ नहीं था, फॉर्मूले में ही पुट करना था, ठीक है? इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई भी साइंस नहीं है। चलें आगे।
परम तापमान या इसको परम शून्य तापमान भी कह देते हैं। परम तापमान एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट शून्य यानी कि जीरो टेम्परेचर भी कह देते हैं। क्या होता है ये? मतलब वो तापमान जिससे नीचे जाना संभव ही ना हो, वो तापमान जिससे नीचे जाना संभव न हो। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्या हो जाएगा इससे नीचे? भाई मान के चलो जीरो पर बर्फ जम गया है, माइनस में और तगड़ी बर्फ जम जाएगी, और माइनस में और तगड़ी, कितना माइनस तक जावा? भाई एक टाइम ऐसा होगा जहां पर पार्टिकल्स के बीच में जो गति है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं संभव क्यों नहीं होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में गति क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूल के बीच गति रुक जाएगी। अब भाई मॉलिक्यूल के बीच में ही गति रुक गई, तब इससे नीचे जा पाएंगे हम? नहीं जा पाएंगे, वो रुक गया, स्थिर हो गया। वो टेम्परेचर कौन सा है जिस पे ऐसी फेनोमेना घटित होती है? तो वो टेम्परेचर कौन सा है? -273.75 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। यहां पर इससे नीचे टेम्परेचर जाना संभव नहीं है, या फिर इसको क्या कहता हूं मैं? जीरो केल्विन कहता हूं ना इसको। ये किसके बराबर होता है? देख लो ना, माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा। हाँ ठीक है, तो केल्विन के बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर। अरे देख लो ना, इसको इधर रखोगे, ये वो वाली वैल्यू भी है, वो होती है पूरी, ठीक है। इसको हम लेते नहीं है मेनली, केवल 273 करते हैं, लेकिन ये 273.75 ऐसे होती है। क्लियर नहीं है? क्लियर। इससे नीचे नहीं जा पाएंगे हम, इससे नीचे मॉलिक्यूल्स रुक जाएंगे। अच्छा, मैक्सिमम कितना जा सकता है टेम्परेचर? ये तो मिनिमम हो गया, ये तो मिनिमम टेम्परेचर हो गया। मिनिमम टेम्परेचर को ही हम परम टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। पता है किसी को मैक्सिमम? भाई सूर्य के अंदर पहुंच ही नहीं पाए हम, कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं हुआ ऐसा। बस सूर्य की सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस माप लिया, बस उसको अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा ऐसा ही अनुमानित कर दिया। बस ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना है? सूर्य की सतह का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सतह से तय मापी गई है भाई, मैक्सिमम सतह से तय मापी गई है। क्लियर भी? अगर मान के चलो ईरा भी डाल दिया तो वो भी पिघल जाएगा, इतना टेम्परेचर। ठीक है भाई, इतना टेम्परेचर जो होता है ये मापा गया। हालांकि सूर्य की तो बार बार का है, भीतर जाओगे तो और भी ज्यादा पाओगा। ठीक है, लो 6000 से लेके इनफाइनाइट कर दूं। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, ये हो गया भाई, सूर्य की सतह पर मैक्सिमम टेम्परेचर इतना होगा। अच्छा, यहां पर एक बात मैंने की, तापमापन मापने के यंत्र को मेनली हम क्या बोलते हैं? थर्मामीटर बोलते हैं। इसको तो सभी को पता होगा, थर्मामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मामीटर बोलते हैं। तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर कहलाता है। थर्मामीटर भी दो प्रकार का है, एक तो नॉर्मल थर्मामीटर, नॉर्मल मतलब जो डॉक्टर यूज कर रहे हैं, डॉक्टर वाला थर्मामीटर, और एक वो है एब्सोल्यूट थर्मामीटर। एब्सोल्यूट का मतलब पूरक। यो नॉर्मल है, यो बड़ी वाला है। नॉर्मल वाला नॉर्मल है जो अपन यूज करते हैं ना थर्मामीटर, मेनली पहले मतलब जीभ के नीचे रखते थे और पारे की वैल्यू ऊपर बढ़ती थी, वो वाला। इसमें जो ना नॉर्मल थर्मामीटर में क्या यूज किया जाता है? पारा, Hg, मरकरी का प्रयोग होता भी। किसका प्रयोग होता भी? मरकरी का। अच्छा एक बात तो, पानी क्यों नहीं यूज किया जाता भाई इसमें? बिल्कुल भाई, फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, सर्दी में जम जाएगा, इसलिए किसका प्रयोग किया जाए? अब एक बात तो भाई, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह यहां पर तो -39 से भी नीचे टेम्परेचर हो है, वहां पे पारा यूज नहीं आएगा, मतलब नॉर्मल
थर्मामीटर नहीं आएगा। भाई फौजी रहे हैं उस टाइम पे कौन सा थर्मामीटर यूज किया जाएगा और एब्सोल्यूट में कौन डाल दिया जाएगा? जीने का सहारा दारू ही हमारा। सब चीज जम जाएंगी वहां पे, आलू टमाटर सब चीज जो थोड़ा तो फोड़ने पड़ेंगे। एक के चीज बचा है, वो कौन है? मैंने दिखाया तो था माइनस इतने कम जॉब में जाके जमेगी और पारा -39 में जम जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, बोलो भी। चलिए आगे चलिएगा। ये था भी अपने टेम्परेचर को चेंज करना। टेम्परेचर के वो क्या, अभी तक हम ईट के ऊपर तो आए ही नहीं है। मेन चीज तो अपन को क्या सीखनी है? ईट सीखनी, क्योंकि मेन चीज तो थर्मोडाइनेमिक्स के रूल सीखने। ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें थी, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर देगा, आपको एक भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, एब्सोल्यूट थर्मामीटर आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, और हीट टेम्परेचर के बारे में बता दिया। अब एक मिनट ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में बात करता हूं। हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? संचयन क्या है? संचालन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। हीट एक एनर्जी है, हीट ट्रांसमिशन, हीट का संवहन, उष्मा का संवहन। देखो आप एक बात देखो भाई, ये सूर्य तय हीट पृथ्वी तक आ रही है। कभी सोच कर देखे है हीट यहां पर कैसे पहुंची? आप क्या करते हो, गर्मियों में लोहे की वस्तु गर्म हो जाती है, कभी सोचा है कैसे गर्म होगी? आप गर्मियों में जब गिलासी के अंदर चाय पियोगे ना, स्टील की गिलासी में, तो वो स्टील की जो गिलास है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। लेकिन कौन गर्म नहीं होगा? अगर आपने मिट्टी का अगर कप लिया तो वो गर्म। इनके पीछे क्या फेनोमेना रही होगी? कोई चीज जल्दी गर्म हो जाती है, कोई चीज गर्म होती नहीं है। चाय थोड़ी देर रखने के बाद ठंडी हो जाती है, पानी गर्म हो जाता है। हीट हम नीचे लगाते हैं और पानी अंदर होता है, अंदर वाला पानी गर्म हो जाता है। आपने सोचा कभी ये चीजें कैसे होती हैं? तो हीट ट्रांसफर की 3 फेनोमेना है। पहली है चालन, दूसरी है संवहन, और तीसरी है विकिरण। इसको संवहन नहीं बोलते भाई, ट्रांसमिशन को कुछ और ही बोलते हैं, संचलन। संचलन, ठीक है भाई। संवहन तो इसी की एक फेनोमेना है। चालन कंडक्शन, संवहन कन्वेंशन, विकिरण रेडिएशन। ये 3 चीजें भाई, क्या क्या बोले मैंने? कंडक्शन, संवहन और विकिरण। पहले तो मैं आपको बताता हूं कहां पर क्या हो रहा है। नॉर्मली पहले एग्जांपल बता देता हूं आपको, फिर डेफिनेशन के ऊपर लेके जाऊंगा। एक बात देखना, आप एक काम करना, एक मतलब कुछ भी बर्न करना, और एक लोहे का कोई भी लोहे की चीज पकड़ना और उसको आगे से गर्म करना। थोड़ी देर बाद देखना, आगे से ही गर्म करना, थोड़ी देर बाद देखना उसका अत्था भी जो वो भी गर्म हो जाएगा। देखा होगा ये चीज। हम चाय बनाते हैं, अगर चाय बनाने के पतीले के ऊपर वो नहीं हो पकड़ने वाला, केवल धातु का ही हो, मेटल का ही हो, तो वो चाय बनाने वाला पतीले के साथ वो भी चीज गर्म हो जाती है। देखिए होगी ये चीज किस फेनोमिना की वजह से होती है। वो हीट ट्रांसफर किसकी वजह से होती है? तो वो किसकी वजह से होती है? आपने नॉर्मली पानी गर्म कराया होगा, पानी तो नीचे हो है, लेकिन पानी पूरा गर्म हो जाए, वो किसकी वजह से हो है? आपने नॉर्मल देखा होगा, सूर्य सन से सनलाइट पृथ्वी तक आ जाए है, वह किसकी वजह से हुआ है? अब इनसे काम नहीं चलेगा, एग्जाम्पल से काम चल जाता। पहले का टाइम होता तो, क्योंकि क्वेश्चन ये आते थे 4-5, घुमा फिरा के वही पूछ देता था, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचता है? विकिरण ठोक देते थे। पानी जो गर्म होता है उसमें कौन सी विधि प्रयोग होती है? मौसम की जो गर्म और ठंडी हवाएं होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? लेकिन अब थोड़ा अच्छे लेवल का आने लगा। देखिए कंडक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो ये जो होता है ना, ये किस में होता है? ठोस में होता है। किस में होता है?
और मेनली जो होता है ना ये किसमें होता है बेटा, मेटल्स यानी कि धातु में होता है। लोहा सोना चांदी ये जो होती है मेटल्स होती है। होता क्या है इसमें, उष्मा जो होती है, उष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है बिना अणुओं के गति के। ये लाइन जरूरी है भाई, ये वाला क्वेश्चन अब देखने को मिल रहा है। मतलब ईट के किस ट्रांसमिशन में अणुओं की गति नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स की गति नहीं होती है। अभी देखो एक ये लोहे का की छड़ है, ये लोहे की छड़ है, ठीक है। यहां पर मैंने एक बर्नर लगाया इसका, ठीक है। ये यहां से गर्म हुई और इस लोहे की छड़ में थोड़ी देर बाद देखोगे आप यहां से भी गर्म हो जाएगी ना। लेकिन लोहे की छड़ में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे ऐसे। अरे छड़ किससे बनी होती है, अणुओं से मिलकर बनी होती है। अब ये अणु तो ये वाला अणु तो ये यहां पर तो जाता नहीं है, क्या करता है, पहले ये अणु गर्म होता है, फिर ये अगला अणु, फिर ये अगला अणु, फिर ये मॉलिक्यूल, फिर ये मॉलिक्यूल, फिर ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक हीट ट्रांसफर होती है। यानी कि क्या होता है इसमें, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफर होती है। अरे ऐसा ही तो होता है, अणु गति नहीं करते, पहले ये अणु गर्म होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर जाके लास्ट तक गर्म हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो संवहन जो होता है ना, इसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, अणुओं की गति से, अणुओं की गति से। इसमें सुनना होता क्या, सुनो मेरी बात। यहां पर मैंने ये बर्नर लगाया और यहां पर मैंने किसी भी बर्तन के अंदर, ठीक है, पानी रख दिया। क्या रख दिया भाई, पानी। मेनली आपने देखा होगा जब आप इस बर्न करोगे इसको तो पानी के ये मॉलिक्यूल गर्म होंगे। कौन से मॉलिक्यूल गर्म होंगे भाई, जहां पर हीट लग रही है वो गर्म होंगे। लेकिन गर्म होने के बाद ये उठकर कहां चले जाएंगे, फिर ठंडे नीचे आ जाएंगे। फिर ये गर्म होंगे, फिर गर्म हुए हुए कहां चले जाएंगे, ऊपर। फिर नीचे वाले गर्म होंगे, फिर गर्म हुए वाले कहां चले जाएंगे, ऊपर। मतलब हाई टू लो, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम मैं करवाया नहीं अभी। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ वो क्या कहता है, हीट जो होती है वो हाई टू लो में जाती है। अरे बेसिक सोचो, पानी गर्म करते हो कभी, आपके साथ धोखा भी होया होगा। आपने राड वगैरह लगाई और उसमें हाथ दे के देखा एक बार के नाम देखो ठंडा है गर्म है हो, आपने देखा हो गर्म है हो तो उतार लिया, उतार के बाल्टी में गाल लिया, बाद में देखा तो ठंडा पाया, क्योंकि आपने ऊपर ऊपर से गर्म देख लिया। क्योंकि वो किस विधि द्वारा, कन्वेंशन द्वारा, नीचे का कहां जा रहा था, बीच वाला क्या था, ठंडा ही था, पूर्ण रूप से गर्म है। मॉलिक्यूल्स की गति के थ्रू क्या हो रहा था भाई, गर्म हो रहा था। बोलो आया ना। ये कहलाता है संवहन। ये क्या कहलाता है, ये विधि इससे तेज है। इससे तेज कौन सी, ये विधि जो इससे तेज है। मतलब इसमें ही ट्रांसफर धीरे धीरे होता है, इसमें थोड़ा फास्ट हो है। इधर देखो विकिरण, नो मीडियम, कोई माध्यम ही नहीं है, ठोस द्रव गैस कुछ नहीं है। मतलब बिना किसी माध्यम से, बिना किसी माध्यम का सहारा लिए क्या होती भी, हीट ट्रांसफर होती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे बिना कोई माध्यम का सहारा लिए, मतलब कुछ चीज की जरूरत है कौन भाई, इस फास्ट तो कुछ होए कौन, फिर इन्हें किसी की सहायता कौन चाहिए भाई, जिसने सहायता होया करे वो लेट होया करे, और जिन्हें किसी चीज की जरूरत है कौन वो तो स्पीड में जाएगा। आया ना। तो सबसे तेज विधि है, सबसे तेज है और इसका एक लाइव एग्जांपल है। और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है, किसकी वजह से पहुंचता है, रेडिएशन की वजह से पहुंचता है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तीनों डेफिनेशन बताओ मेरे को। अगर आपसे अरेंज पूछ लेना, ट्रांसमिशन ऑफ हीट किस में कितना होता है, तो सबसे तेज किस में होता है, रेडिएशन में। दूसरे नंबर पे किस में होता है, कन्वेंशन में। और तीसरे नंबर पे कौन सा होता है, कंडक्शन में होता है। ये बात आप याद रखना, सबसे तेज ये है, सबसे स्लो ये है। सबसे स्लो
अब आप कहोगे कि सर और एग्जांपल और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाता, मैं अभी अभी बता रहा था, किसी लोहे की छड़ का गर्म होना किस विधि पर कार्य करता है, चालन पर। गर्मियों में जो मतलब सर्दियों में जो लोहे की जो सीट जो होती है वो गर्म ठंडी हो जाती है, गर्मियों में गर्म हो जाती है, किसकी वजह से, चालन की वजह से। अगर आपसे कह दे मौसम की जितनी भी हवाएं हैं वो किसकी वजह से होती हैं, संवहन से। और विकिरण में तो भाई किसी भी चीज की टच वच की जरूरत नहीं। बोलो भाई, हीट ट्रांसफर से कोई किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप बता सकते हो। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो तो आज के लिए शायद इतना ही करेंगे। कल थर्मोडायनेमिक्स के जो रूल जो हैं, मतलब जो 3 नियम है मेरे हिसाब से, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ, इनके बस थोड़ा थोड़ा टच देंगे, क्योंकि ज्यादा हमें साइंटिस्ट नहीं बनना। किरचॉफ्स का लॉ भी करेंगे, क्योंकि ये हरियाणा पूछ लेता भाई, और आजकल तो लॉ का ट्रेंड चल रहा है, एक भी लॉ को नहीं छोड़ना, फिजिक्स का कोई भी लॉ हमें नहीं छोड़ना भाई। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही।